हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हेमेटोलॉजिकल स्टैनिंग पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हम स्मेयर प्रिपेयर कैसे करते हैं, स्मेयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर हमने पढ़ लिया, एक गुड स्मेयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है कि स्टेनिंग, यानी कि जो आपने स्मेयर प्रिपेयर किया है उसको स्टेन करना है। देन फिर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो स्टेनिंग हम यूज करते हैं हेमेटोलॉजी में, कौन कौन से टाइप के स्टेनिंग यूज करते हैं, रूटीनली स्टेनिंग कौन सी होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी पेन आपके साथ होनी चाहिए, पूरी जोश होना चाहिए, पूरा एनर्जी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लिश्मान स्टेन विशेष तौर पर आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी हिमेटोलॉजिकल स्टेनिंग कौन कौन सी होती है उनके बारे में भी मैं बता दूंगी, लेकिन खासकर आज हम लिश्मान स्टेन के बारे में बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी प्रोसीजर्स क्या होती है और कैसे हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि स्टैनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर। देखो, स्टैनिंग क्यों करते हैं? प्रिपरेशन कर ली, स्टैनिंग, देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो स्टैनिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो सेल्यूलर कंपोनेंट है, जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो उनको आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए। उसके लिए हम जो हमारे सेल के कंपोनेंट है उनको कलर दे देते हैं, उनके ऊपर डाई डाल देते हैं। जैसे कि हम कपड़ों पे कलर करते हैं ना, वैसे ही कलर कर देते हैं तो कैसे दिखने लग जाते हैं, अलग ही कलर दिखने लग जाता है। तो वैसे ही हम उनके ऊपर कलर डाल देंगे, क्योंकि हमारी जो सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं, हमारे सेल एंड सेल के कंपोनेंट होते हैं, उनके पास में एफिनिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के आधार पर अगर मैं बताऊं तो उनके पास में एफिनिटी होती है कि जब आप उनके ऊपर कलर डालेंगे, जब आप उनके ऊपर डाई डालेंगे, तो वो उन कलर को रिटेन कर लेंगे। और जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको कलरफुल दिखाई देंगे। उसी प्रकार की कुछ स्टैनिंग हम हेमेटोलॉजी में यूज करते हैं, बाकी साइटोलॉजी में भी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज की जाती है। तो हेमेटोलॉजी में हम कौन कौन से स्टैनिंग यूज करते हैं उनके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बता दूंगी। बाकी लिश्मान स्टेन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, मेरे विजडम टूथ अब आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है, बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर आपको जैसे मेरा फिसल जाए ज़ुबान और कुछ आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा-सा समझ लेना ध्यान रखकर कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि वो ज़ुबान फिसल रही है, मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है? तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। बाकी देखिए, मैंने बताया कि जो हमारा सेल के स्ट्रक्चर होता है, जो सेल का शेप होता है, साइज़ होता है, वो सब अलग-अलग टाइप का होता है। जैसे कि आपका डब्ल्यूबीसी को ही ले लो, और उसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हम जब करते हैं, तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस अलग होता है, न्यूट्रोफिल का अलग होता है, सभी का न्यूक्लियस कोई मल्टी लॉब होता है। तो उसके पास में उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट स्टेन यूज करते हैं। हमारे सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, तो ये आपके सेल्यूलर कंपोनेंट है, और इनको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, उसके लिए हम डिफरेंट स्टेन यूज करते हैं, मल्टीपल ऑफ कलर वाले स्टेन यूज करते हैं, हमारी सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि वो उस सेल को रिटेन कर ले और हमें आसानी से दिखाई दे। तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके लिए हम डिफरेंट स्टेन यूज करते हैं। जैसे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, कुछ बेसोफिलिक नेचर के होते हैं, केमिकल बेसिस पे जो मैंने अभी बताया था ना, कुछ बेसिक नेचर होता है, मतलब बेसोफिलिक नेचर के होते हैं। कुछ आपकी एसिडोफिलिक होते हैं, अदर आर एसिडोफिलिक, एंड सम आर जो है वो कैसे होते हैं, आपके न्यूट्रल स्टैन होते हैं। ठीक है, मतलब जो हम स्टेनिंग यूज करेंगे, वो स्टेनिंग भी हम एसिडिक नेचर वाले भी यूज करेंगे, बेसिक नेचर वाले यूज करेंगे, और न्यूट्रल स्टेन यूज करेंगे, क्योंकि हमारे जो सेल्यूलर कंपोनेंट है उनका नेचर भी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल जो है वो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल बताऊं, तो ये आपकी सेल है, और सेल का ये जो है आपका साइटोप्लाज्म है, और ये सेल का न्यूक्लियस है। अब साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? बेसिक। चलिए, तो ये हमने लिख लिया है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का नेचर कैसा होता है? ये आपका न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, यानी कि एसिडिक आ रहा है ना उसमें, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये कौन सा नेचर होगा इसका? ये कैसा नेचर है इसका? इसका नेचर है एसिडिक। ठीक है, अब हम जो स्टेनिंग यूज करते हैं उसमें कुछ हम बेसोफिलिक स्टेनिंग यूज करेंगे, कुछ आपकी एसिडोफिलिक होगी और कुछ आपकी न्यूट्रल स्टेन होगी। ठीक है, अब देखिए, तो इस केमिकल नेचर के आधार पर, केमिकल बेसिस के आधार पर हम इसको स्टेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि साइटोप्लाज्म का नेचर कौन सा है? बेसिक। तो इसके लिए यानी कि ये जो डाई को रिटेन करेगा, कौन सी डाई को रिटेन करेगा? हमारे पास ये तीनों डाई है, तो साइटोप्लाज्म आपकी जो रिटेन करेगा वो डाई है आपकी यहाँ पर एसिडिक। कौन सी है? एसिडिक डाई को रिटेन करेगा। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। जो स्टैंड में आपको बताने वाली हूँ आगे, प्रिंसिपल आपको बताऊंगी, पर थोड़ा सा आप अभी समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म है जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो एसिडिक डाई को रिटेन करेगा, और आपका जो एसिडिक नेचर का न्यूक्लियस है वो आपकी बेसिक डाई को रिटेन करेगा। बेसिक डाई जो आपकी होगी उसको रिटेन करेगा। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, देखो, देयर फॉर द ब्लड स्मेयर इज स्टेन विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्टेन। इसीलिए जब हम ब्लड स्मेयर को स्टेन करते हैं, क्योंकि इनका नेचर अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेन जो है वो यूज करते हैं, और उसको हम रोमेनोविस्की स्टेन कहते हैं। हमेशा याद रखना कि रोमेनोविस्की स्टेन जो है एक तरह की फैमिली स्टेन है। फैमिली स्टेन मतलब कि एक अकेली नहीं है, इसके साथ में इनके सदस्य हैं। इसमें आप देखेंगे रोमेनोविस्की स्टेन में, तो आपको 3-4 टाइप की स्टेन देखने को मिलेगी। लिशमान स्टेन, जिम्सा स्टेन, एमजीजी स्टेन। ठीक है, तो ये आपकी रोमेनोविस्की स्टेन के अंदर आती है। सो रोमेनोविस्की क्या है? एक फैमिली स्टेन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हेमेटोलॉजी स्टेनिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हेमेटोलॉजिकल स्टैनिंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब हमारा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनकर प्रिपेयर्ड है। ये हमने एक गुड स्मीयर प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, गुड स्मेयर प्रिपेयर होने के बाद हम इसकी स्टैनिंग करने वाले हैं। तो स्टैनिंग में हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और स्पेशल आज हम बात कर रहे हैं लिस्टमान स्टेन के बारे में। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रोमेनोविस्की स्टेन के बारे में बता देती हूँ। देखो, और रोमेनोविस्की स्टेन, ये हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ये हम करते हैं आपके किसके लिए? ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए। एक बार और हम देख लेते हैं, ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए। सेकेंड वन हम करते हैं जैसे कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए, मलेरिया पैरासाइट के लिए, मलेरिया पैरासाइट के लिए, और आपके जो सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं, आपके जो सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं उनके लिए। मतलब आप क्वांटिटेटिव भी देख लेंगे और क्वालिटेटिव भी देख लेंगे। क्वांटिटेटिव का मतलब समझ में आ रहा है कि आप क्वांटिटी देख लेंगे कि आरबीसी काउंट कितने हैं, प्लेटलेट कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है। और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब उसकी मार्फोलॉजी को भी देख लेंगे। मार्फोलॉजी मतलब उनका शेप कैसा है, उनका साइज कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी आप देख पाएंगे कि वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्मीयर। चलिए, क्लियर है? अब देखो, रोमेनोविस्की स्टेन की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोस्ट कॉमनली हेमेटोलॉजिकल रूटीनली यूज की जाने वाली हेमेटोलॉजिकल स्टेनिंग है, और ये एक फैमिली स्टेन है, अकेली नहीं है। इसके साथ में हम कुछ स्टेन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रोमेनोविस्की आर रूटीनली यूज्ड, दे आर कंसिडर्ड पॉलीक्रोमेटिक स्टेन। इस बात का ध्यान रखना कि ये एक तरह की पॉलीक्रोमेटिक स्टेन है। क्या है? पॉलीक्रोमेटिक। देखो, पॉलीक्रोमेटिक मतलब समझ में आ रहा है? पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, बहुत सारी, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। मतलब इसमें मेनी कलर यूज करते हैं, मैनी कलर अप्लाई करते हैं हमारी सेल के ऊपर, इसीलिए इसको पॉलीक्रोमेटिक स्टेन कहा जाता है। इन दैट द डाई प्रेजेंट प्रोसीजर मल्टीपल कलर व्हेन अप्लाइड ऑन सेल एंड सेल्यूलर एलिमेंट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसमें हम मल्टीपल कलर यूज करेंगे
अप्लाई करेंगे हमारे सेल्यूलर एलिमेंट्स यानी सेल्यूलर कंपोनेंट के ऊपर, वो उसको रिटेन करेंगे, कलर ले लेंगे और हम माइक्रोस्कोप में उनको आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्लियर है? अब देखो रोमेनिवस्की स्टेन की बात करें तो रोमेनिवस्की स्टेन को कितने टाइप में मतलब बांटा गया है, यूं तो क्या कहेंगे, लेकिन रोमेनिवस्की स्टेन के अंदर कौन कौन से टाइप की स्टेनिंग आती है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ रोमेनिवस्की स्टेन। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी स्टेनिंग इसके अंदर आती है। तो हम सबसे पहले जिसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी लिशमान स्टेन। लिशमान स्टेन। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर लिख लीजिए आप जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन, राइट स्टेन, राइट स्टेन, एमजीजी स्टेन और फील्ड स्टेन। फील्ड स्टेन, ठीक है। वैसे तो आप जेनर स्टेन को भी लिख सकते हैं, जेनर स्टेन, ये भी आपकी रोमेनिवस्की स्टेन के अंदर ही आती है। फील्ड स्टेन स्पेशल हम मलेरिया पैरासाइट के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी सारी स्टेनिंग जो है वो रोमेनिवस्की स्टेन के अंदर आती है, इसलिए हम इसको फैमिली स्टेन एक कॉमनली नाम दे रहे हैं। तो बाकी ऐसा बुक में आपको कोई सेंशन नहीं मिलेगा। रोमानिवस्कियन स्टेन के अंदर आपकी ये इतने टाइप की स्टेन आती है। अब डिटेल आज किसके बारे में बात करेंगे हम, लिशमान स्टेन के बारे में, कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। देन हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, कहाँ पर आपको देखना है स्मीयर में, वो भी मैं आज की क्लास में ही बता दूंगी, पोजीशन कौन सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिशमान स्टेन से। देखिए इनकी हम बात करें तो लिशमान स्टेन एक मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाले स्टेन है। लेबोरेटरी में हम स्मेयर को स्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, लिशमान स्टेन को। देखो लिशमान स्टेन का प्रिंसिपल आपके रोमानिवस्की स्टेन का जो प्रिंसिपल है वही रहेगा। मतलब यहाँ पर आप सेल्यूलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो मान लो जैसे कि आपका बेसिक कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट क्या है सेल का, बेसिक कंपोनेंट साइटोप्लाज्म, तो यहां पर हमें लिख दिया साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एसिडिक कंपोनेंट लिख लीजिए, एसिडिक कंपोनेंट कौन सा है, तो एसिडिक कंपोनेंट, ठीक है। एसिडिक कंपोनेंट में आप लिख लीजिए वो है आपका न्यूक्लियस। तो प्रिंसिपल कहता है कि जब आप बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करते हैं या आपने कलर अप्लाई कर दिया, मल्टीपल ऑफ डाई आपने डाल दी है, उसमें बेसिक भी है, एसिडिक भी है और न्यूट्रल भी है, तो जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो आपकी एसिडिक डाई को रिटेन करेगा, एसिडिक डाई को रिटेन करेगा। फिर से ध्यान रखना किसको रिटेन करेगा, एसिडिक डाई को रिटेन करेगा, एसिडिक डाई को रिटेन करेगा। और एसिडिक कंपोनेंट जो है, जो न्यूक्लियस है, वो बेसिक डाई को रिटेन करेगा, किसको, बेसिक डाई को रिटेन करेगा। अब लिशमान स्टेन में एसिडिक डाई कौन सी है और बेसिक डाई कौन सी है, तो जो एसिडिक डाई है जो लिशमान स्टेन में होती है वो है आपकी इयोसिन। कौन सी है, इयोसिन, इयोसिन, ठीक है। इयोसिन वाई हम यूज करते हैं, जिसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है आपका एसिडिक। और जब आप इसको स्टेन करेंगे तो आपका साइटोप्लाज्म कैसा दिखाई देगा, रेड कलर या पिंक कलर का दिखाई देगा, रेड और पिंक दिखाई देगा। अब बेसिक डाई के लिए जो हम यूज करते हैं वो है मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू, ठीक है। तो मैथिलीन ब्लू नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। तो जब आप न्यूक्लियस को देखेंगे तो क्योंकि न्यूक्लियस का नेचर एसिडिक है और ये आपकी अपोजिट डाई को स्टेन करेगा, हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट याद रखें, बेसिक है तो एसिडिक डाई को, एसिडिक है तो बेसिक डाई को। साइटोप्लाज्म एसिडिक डाई, देखो साइटोप्लाज्म जो है वो एसिडिक डाई को रिटेन कर रहा है, मतलब इयोसिन को रिटेन कर रहा है, तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। इयोसिन, इयोसिन से याद रखें कि ये रेड कलर है, क्योंकि ये एसिडिक है तो रेड दिखाई देगा। मिथिलिन ब्लू में ब्लू आ रहा है तो ये ब्लू दिखाई देगा, नाम से याद रखिए ब्लू। तो ब्लू हो गया, मतलब बचा कौन सा, आपका इयोसिन, जो कि रेड कलर देगा, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन देख लीजिए, और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कंपोजिशन लिख लेते हैं।
कि आपके लिशमान स्टेन के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन में हम लिशमान पाउडर यूज करते हैं जिसके अंदर आपका मिथिलीन ब्लू और इयोसिन दोनों होंगे। क्या होंगे? इयोसिन और मेथिलीन ब्लू। इयोसिन वाई प्लस मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू, और मेथिलीन ब्लू के अंदर हम क्या यूज करते हैं? तो एज्योर, एज्योर बी, एज्योर बी ये इसी का कंपोनेंट है। ठीक है, एज्योर बी मेथिलीन ब्लू के अंदर यूज करते हैं। ये आपका लिशमान पाउडर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर लिशमान स्टेन में ही होता है हमारा एसीटोन फ्री मेथनॉल, एसीटोन फ्री मेथनॉल। तो ऊपर वाली तो क्या हो गई? आपकी डाई हो गई, मतलब इयोसिन और मेथिलीन ब्लू दोनों क्या है? डाई है जो कि कलर दे रही है। और जो मेथनॉल होता है उसका काम होता है, ये एज अ फिक्सेटिव काम करता है। और फिक्सेटिव का काम क्या होता है? आपकी जो सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी होती है उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने देता है। क्योंकि ये सेल्स देखो बॉडी से बाहर हो गई है, तो बाहर आ गई मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस हो सकता है। तो उसके लिए हमें फिक्सेटिव यूज करना पड़ेगा। और लिशमान स्टेन में एक खासियत है कि इसका फिक्सेटिव जो है वो इसी के साथ में होता है। फिक्सेटिव मतलब जो आपकी जो इयोसिन, ये जो लिशमान पाउडर होता है जो हम लिशमान स्टेन प्रिपेयर करते हैं, उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है आपका एसीटोन फ्री मेथनॉल। जो मेथनॉल होता है ये एज अ फिक्सेटिव की तरह काम करता है। तो ये एक इसकी अच्छी बात है कि अलग से आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है स्मीयर को। बाकी जो स्टेनिंग हम यूज करते हैं, बहुत सारे स्टेनिंग में हमको अलग से फिक्स करना पड़ता है स्लाइड को, तो यहाँ पर आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर फिक्सेटिव है जो कि सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रख लेता है। क्लियर है? तो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा हम लिशमान स्टेन में ही बफर भी यूज करते हैं। ठीक है, बफर भी यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टेन का कंपोनेंट। ठीक है, स्टेन का कंपोनेंट। इसके अलावा हम यूज करेंगे बफर। और बफर में क्या क्या होता है? तो बफर में होता है आपका डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसीलिए खासकर ध्यान दें इन बातों पर कि कौन सी स्टैंडिंग यूज की जा रही है, कौन सा कंपोनेंट कौन सी डाई को रिटेन कर रहा है, इसमें कंपोजिशन क्या होता है। कहीं से पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन बने, आपको कोई भी स्ट्रेस या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप ढेरों एमसीक्यू लगाते जाए प्रैक्टिस करते जाए, कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए, उसके बाद डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के अलावा यहाँ पर आपका एक और बफर होता है, ये हो गया फर्स्ट। और यहाँ पर होता है पोटेशियम, पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और यहाँ पर जो पीएच होता है इसका बफर का पीएच होता है वो कितना होता है? तो 6.8 पीएच होता है। क्लियर है? आई होप यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और बता देती हूँ कि जैसे कि आपका ये हमने बना लिया सेल, सेल का ये है साइटोप्लाज्म, और बीच में हमने बना लिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कौन सा नेचर है? क्योंकि इसके अंदर होता है डीएनए कंपोनेंट, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, मतलब आपका न्यूक्लियस का नेचर कैसा है? एसिडिक है। और एसिडिक नेचर है तो वो कौन सी डाई को रिटेन करेगा? बेसिक डाई। और बेसिक डाई कौन सी है हमारी? मैथिलीन ब्लू, मतलब कैसा दिखाई देगा? ब्लू प्लस पर्पल दिखाई देगा। और आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर होता है बेसिक। सो बेसिक कौन सी डाई को रिटेन करेगा? एसिडिक डाई को रिटेन करेगा, मीन्स आपके इओसिन को रिटेन करेगा। और कलर कैसा दिखाई देगा? रेड और पिंक दिखाई देगा। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं आगे प्रिंसिपल से। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी कि जो लिशमान स्टेन होती है इसकी प्रोसीजर क्या होती है, कैसे हम स्टेन करते हैं जो हमने स्मीयर प्रिपेयर किया है।
चलिए, तो सबसे पहले स्टेप आती है कि आपको एक रैक लेनी है। आपने एक गुड स्मेयर प्रिपेयर कर लिया। आपके पास में ये रैक होती है इस तरीके की, जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं। ये हमने यहाँ पर स्लाइड को रख दिया, ठीक है। और ये इसके ऊपर हमारा बना हुआ है स्मेयर, ये टंग शेप स्मेयर हमारा बना हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप क्या आती है यहाँ पर आपकी, कि आपने क्या किया, प्रिपेयर अ गुड स्मेयर। गुड स्मेयर प्रिपेयर कर लिया और उसको आपने एयर ड्राई भी कर लिया, एंड एयर ड्राई भी आपने कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपको ये जो स्मीयर आपने प्रिपेयर किया है इसको कवर करना है विथ लिशमान स्टेन। एक शॉर्ट प्रोसीजर होती है इसकी, ज्यादा टफ नहीं है, कि आपको लिशमान स्टेन से कवर करना है। यहाँ पर लिख लीजिए कवर, ठीक है, कवर विथ लिशमान स्टेन फॉर 2 to 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे लिशमान स्टेन से कवर करके। कवर करके मतलब आपके पास में जो लिशमान स्टेन है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये लिशमान स्टेन है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। और आपका जो स्मीयर है, मान लो मेरे पास अपना फोन ही ले लेते हैं, ये स्मीयर प्रिपेयर है, ठीक है। तो ये जो आपकी स्लाइड है, इसके ऊपर इस तरीके से पोर कर देंगे और उसको पूरा कवर अप कर लेंगे, पूरा कवर अप कर लेंगे। आपका जो स्मीयर आपने प्रिपेयर किया है, इसको पूरा इस तरीके से आपकी स्लाइड को आप कवर कर लेंगे विथ लिशमान स्टेन। 2 से 3 मिनट के लिए वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए वेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास में जो बफर था, ठीक है, तो बफर को ऐड करेंगे। आपके पास में क्या था, बफर, तो ऐड बफर इन डबल वॉल्यूम। डबल वॉल्यूम में हम बफर को ऐड कर देंगे। डबल वॉल्यूम मतलब आपने जितना लिशमान स्टेन इसके ऊपर पॉर किया है, उससे डबल मात्रा में हम यहाँ पर इसके ऊपर पूरा कवर कर देंगे उसको आपके बफर से। और बफर से कवर करने के बाद मिक्स करना है आपके पास, चाहे आप ड्रॉपर से मिक्स कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे इस तरीके से अच्छे से स्लाइड के ऊपर ही आपको मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मिक्स एंड वेट फॉर, आज पेन को क्या दिक्कत आ रही है, मिक्स एंड वेट फॉर 7 to 8 मिनट। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ दिया, उसके बाद देन हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी, फाइनल प्रोसेस, वॉश विथ डिस्टिल वाटर। वॉश विद डिस्टिल वाटर या वफर या टैप वाटर से भी कर सकते हैं। अगर उसका पीएच ज्यादा एल्केलाइन और एसिडिक नहीं हो तो आप टैप वाटर से भी यूज कर सकते हैं वॉश करने के लिए। वॉश करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो स्लाइड होती है उसके बैक साइड से, ये हमारा फ्रंट साइड है जिधर हमने स्मेयर प्रिपेयर किया हुआ है, उसके बैक साइड आप रखिए, टैप वाटर से कर दें, ताकि उसके ऊपर गिरेगा तो पूरी आपकी स्लाइड जो है वो डिस्कार्ड नहीं होगी, वॉश आउट नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रख लीजिए। अब वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद हम उसको एयर ड्राई होने देंगे। एयर ड्राई एंड ऑब्जर्व। एयर ड्राई होने के बाद हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। बस ये छोटी सी प्रोसीजर आपके लिशमान स्टेन की होती है। देन हम फाइनल प्रोसेस जो आ जाती है हमारी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की। तो अब आपको ऑब्जर्व कर लेना है, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए, ऑब्जर्वेशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपके जो न्यूक्लियस का कलर, साइटोप्लाज्म का कलर आपको कैसा दिखाई देता है। जब आप लिशमान स्टेन करेंगे तो आपके न्यूक्लियस का कलर कैसा दिखेगा, साइटोप्लाज्म का कलर कैसा दिखेगा, और आपके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका कलर कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर लिखे सेल्यूलर कंपोनेंट, सेल्यूलर कंपोनेंट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका न्यूक्लियस कैसा दिखेगा और साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा और ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब सेल्यूलर कंपोनेंट का नाम लिख लीजिए, कौन कौन से सेल्यूलर कंपोनेंट है हमारे, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, हम देखेंगे यहाँ पर प्लेटलेट। अब डब्ल्यूबीसी के देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी में आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करना है। हमारी बहुत सारी जो टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी का, उनका नाम लिख लीजिए। सबसे फर्स्ट आएगा आपका न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल,
इओसिनोफिल लिख लीजिए, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लास्ट लिम्फोसाइट। अब हम जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन करते समय आप देखेंगे कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। सो न्यूक्लियस कोई कलर लेगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं। सो साइटोप्लाज्म आपको कैसा दिखेगा? तो साइटोप्लाज्म आपको दिखेगा रेड और पिंक, रेड और पिंक कलर का आपको दिखेगा। इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। फिर प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। सो साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा? आपको वॉयलेट कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? वॉयलेट कलर का दिखेगा। और ग्रेन्यूल्स कैसे दिखेंगे? तो ग्रेन्यूल्स आपको इसके अंदर देखेंगे हल्के हल्के से, आपको पिंक कलर के या वॉयलेट कलर के ग्रेन्यूल्स ही इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब फिर आता है न्यूट्रोफिल की बारी, जो कि डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखेगा, ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, साइटोप्लाज्म दिखेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर इनका नाम भी यहाँ पर रखा गया है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। चूंकि ये जो न्यूट्रोफिल होता है वो आपका दोनों डाई को रिटेन करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो यहाँ पर इसका जो नाम दिया गया है वो न्यूट्रोफिल दिया गया है। मतलब कि इसके अंदर अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस आपको कैसा दिखेगा? पर्पल कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? पर्पल कलर। न्यूक्लियस दिखेगा आपको पर्पल कलर। और साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा आपको पिंक और रेड कलर। ठीक है, साइटोप्लाज्म का कलर हम पिंक ही ले लेते हैं। साइटोप्लाज्म दिखेगा आपको पिंक और रेड कलर। और ग्रेन्यूल्स कैसे दिखेंगे? तो ग्रेन्यूल्स जो है सम आर आपको एसिडिक दिखेंगे और सम आर बेसिक। सो आपको एसिडिक भी दिखेंगे और बेसिक भी दिखेंगे। मीन्स आपको ब्लू भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा। ब्लू और पिंक या ब्लू और रेड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पिंक कलर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखा दे रहा, मुझे समझ नहीं पड़ रही है। तो आप समझ जाना, मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ आप लिखते जाना। अब इओसिनोफिल की बात करें तो देखो, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल मतलब कि ये कौन से डाई को रिटेन कर रहा है? ये एसिडिक डाई को रिटेन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम इओसिनोफिलिक रखा गया है। तो न्यूक्लियस कैसा दिखेगा? न्यूक्लियस वही आपको पर्पल कलर का दिखाई देगा। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा? पर्पल कलर का दिखाई देगा। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आपको कैसा दिखेगा? साइटोप्लाज्म आपको पिंक और रेड कलर का दिखाई देगा। पिंक और रेड। और जो ग्रेन्यूल्स है, अब ग्रेन्यूल्स का आपको ध्यान रखना है। जो ग्रेन्यूल्स है वो आपको ऑरेंज, ऑरेंज रेड कलर के दिखाई देंगे। ऑरेंज रेड दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी डाई को रिटेन कर रहा है? ये इओसिन डाई को रिटेन कर रहे हैं इनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है। तो जो ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेन्यूल्स कौन सी डाई को रिटेन कर रहे हैं उसके आधार पर नाम रखा गया है। न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स है वो एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों को रिटेन कर रहा है। थोड़े ब्लू दिखाई देंगे, थोड़े पिंक दिखाई देंगे। इओसिनोफिल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो एसिडिक डाई को रिटेन कर रहे हैं, इओसिन को रिटेन कर रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो ऑरेंज रेड कलर के दिखाई देंगे। और जो बेसोफिल है, बेसोफिल के न्यूक्लियस का कलर आपको कैसा दिखाई देगा? बेसोफिल का न्यूक्लियस का कलर भी आपको पर्पल दिखाई देगा। लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आपको हल्का पिंक दिखाई देगा। ठीक है, फैन पिंक दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो ब्लू कलर के होते हैं, डार्क ब्लू कलर के होते हैं। इसीलिए साइटोप्लाज्म आपको अच्छे से पूरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो डार्क ब्लू है। कैसे हैं? डार्क ब्लू। तो ये कौन सी डाई को रिटेन कर रहे हैं? आपकी मैथिलीन ब्लू को रिटेन कर रहे हैं, मीन्स बेसिक डाई को रिटेन कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका नाम बेसोफिल रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो बेसिक डाई को रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की बात करें तो ये दोनों आती हैं आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। मीन्स इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, और इन तीनों के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये डब्ल्यूबीसी का जो है वो ग्रेन्युलोसाइट वाला पार्ट है। अब मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट का न्यूक्लियस आपको कैसा दिखेगा? मोनोसाइट में न्यूक्लियस आपको दिखेगा पर्पल कलर का। कैसा दिखेगा? पर्पल। और साइटोप्लाज्म दिखेगा आपको पिंक कलर का।
ठीक है। लिम्फोसाइट कैसे दिखेंगे, तो लिम्फोसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज थोड़ी सी लार्ज होती है। सो न्यूक्लियस आपको दिखेगा डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, और साइटोप्लाज्म दिखेगा आपको लाइट ब्लू। कैसा दिखेगा, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू दिखेगा। क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी, जब आप स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे इन माइक्रोस्कोप। अब लास्ट फाइनल बचा है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो देखो, ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले हमारा जो स्मीयर है, जैसे कि यहाँ पर हम एक स्मीयर बनाकर देखते हैं कि ये आपने एक स्लाइड ली है, इस स्लाइड के ऊपर आपने स्मीयर प्रिपेयर किया है। अब इसके तीन पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक थीन पार्ट होता है और एक थिक पार्ट होता है। थिक पार्ट जो होता है, एक ये लास्ट वाला जो होता है आपका होता है हेड, और ये है आपकी बॉडी, और ये है आपकी टेल, टेल। ठीक है। अब जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम 10x पे देखेंगे। 10x पर देखेंगे आप, जो लो पावर ऑब्जेक्टिव होता है उसमें देखेंगे, और हम देखेंगे कि आपको जो सेल्स है उनका डिफरेंशिएशन अच्छे से दिख रहा है या नहीं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर हम दूसरा इसमें प्रिपेयर करेंगे, फिर से दोबारा स्टेन करेंगे, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, और आपको सेल या फिल्म जो है वो अच्छे से क्लियर विजिबल हो रही है या नहीं, ये हम 10x पर देख लेंगे। अगर आपको सही साथ सब अच्छे से दिखाई दे रहा है तो फिर आप 100x पर देखेंगे, जो ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव है उस पर देखेंगे, सेल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जो मॉर्फोलॉजी देखनी है तो मॉर्फोलॉजी अच्छे से दिख रही है ना या नहीं। काउंटिंग आप कर सकते हैं, 100x पर काउंटिंग आपको करनी है, मॉर्फोलॉजी देखनी है, आपको ब्लड पैरासाइट देखने हैं, तो ये फिर आप 100x पर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम 10x पर देखेंगे कि सब कुछ क्लियर है या नहीं है। अब देखिए, जो थीन वाला एरिया होता है, यहाँ पर सबसे जो टेल वाला पॉइंट होता है, इसको छोड़कर यहाँ पर आपकी कुछ लेयर्स बनती है, इस तरीके से मोनो लेयर इनको कहा जाता है। तो ये क्या है, आपकी मोनो लेयर है। ठीक है, मोनो लेयर है। और ये इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है वो सबसे अच्छा स्मीयर कहलाता है, इसको हम कहते हैं आइडियल स्मीयर, या आइडियल पार्ट जो है, यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेल्स को देखेंगे। तो जो टेल वाला एरिया है, आइडियल स्मेयर है, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स देखेंगे, बेसोफिल्स देखेंगे, इओसिनोफिल देखेंगे, और लिम्फोसाइट आपको देखनी है तो जो बॉडी वाला पार्ट होता है यहाँ पर आपको लिम्फोसाइट दिखेगी, लिम्फो लिम्फोसाइट दिखेगी बॉडी वाले पार्ट पर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10x पर देखना है, देन आप फिर 100x पर देखेंगे, और 100x पर जब आप देखेंगे ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव पर, तो आपको जो इमर्शन ऑयल है, क्या है, इमर्शन ऑयल, इमर्शन ऑयल है, उसको लेना है, और उसकी ड्रॉप, कोई कवर स्लिप वगैरह नहीं लगानी है। आपका जो ये स्मीयर है, जैसे कि ये टंग शेप स्मीयर है, तो इस टंग को सबसे आगे वाला थोड़ा सा पार्ट छोड़कर यहाँ पर आपको ऑयल जो है वो डाल देना है, और आप फिर 100x में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सेल्स जो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको मैं वो आगे का पार्ट अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है। चलिए, तो ऑब्जर्वेशन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखेंगे कि आपको सेल्स कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी टाइप्स की WBC भी लगाई है, आपको रेड ब्लड सेल्स कैसे दिखेगी। देखिए, जैसे यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका न्यूट्रोफिल। ये क्या है, न्यूट्रोफिल। और मैंने बोला था कि इनका जो न्यूक्लियस होता है, जो लोब्स होते हैं, वो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, पर्पल कलर के या ब्लू कलर के दिखाई देंगे। और जो साइटोप्लाज्म है वो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है, सम आर एसिडिक, सम आर बेसिक, मतलब ब्लू भी दिखेंगे और रेड भी दिखेंगे। और आप इओसिनोफिल को देखेंगे तो इओसिनोफिल में आप देख रहे हैं कितने सारे रेड रेड डॉट, यानी कि जो ग्रेन्यूल्स है वो है, क्योंकि इसने आपकी जो इओसिन है उसको रिटेन किया है, जो आपकी एसिडिक डाई है उसको रिटर्न किया है, इसीलिए इसको इओसिनोफिल कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये है आपकी बेसोफिल।
एस शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एस शेप स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आप जो हेडफोन लगाते हैं उसके जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इओसिनोफिल का। बेसोफिल देखो यहाँ पर ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, तो ये बेसोफिल्स हैं जिसने बेसिक डाई को रिटेन किया है। क्लियर है? माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगी, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। देखो ये बैंड न्यूट्रोफिल है, जो ये बैंड बनता है इस तरीके से, ठीक है, ये बैंड बनता है इस तरीके से, ये ऐसा बैंड बन जाता है। बैंड न्यूट्रोफिल होती है ना जब आपकी ग्रेन्युलोसाइट का निर्माण होता है, तो उससे पहले वाले स्टेज आती है बैंड साइट। तो ये बैंड न्यूट्रोफिल है। ये आपकी छोटी सी यहाँ पर प्लेटलेट दिखाई दे रही है। ये सारी आपकी क्या है, इरेथ्रोसाइट है, जो कि रेड और पिंक कलर की दिखाई दे रही है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में आप देख रहे हैं कि ये आपका लार्ज न्यूक्लियस है जो कि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम दिखाई दे रहा है। मोनोसाइट किडनी शेप आपको दिखाई देगा, ये इस तरीके से किडनी शेप दिखाई देगा, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का न्यूक्लियस होगा। बेसोफिल आपके इसके अंदर आपको जो डार्क ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स में आपको लोब्स देखने को मिलेंगे, 2 से 4 या 2 से 6 लोब देखने को मिलेंगे। और ये डार्क ब्लू कलर का आपका या पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, और रेड और पिंक कलर का साइटोप्लाज्म है। इओसिनोफिल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी इओसिनोफिल्स। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये आपकी लिम्फोसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आपकी ये रेड सेल्स दिखाई दे रही है। सब सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। माइक्रोस्कोप में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये जैसे जैसे देखते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आ जाएगी सारी चीजें आपको धीरे धीरे। तो देखो जैसे आप इस वाले इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट में थोड़ा नीचे करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखो बहुत सारी आपकी रेड सेल्स है। इसमें आपको टीयर शब्द या टीयर ड्रॉप जैसी भी दिखाई दे रही है। ये इस तरीके का स्मीयर जो है वो दिखाई दे रहा है, ये ऐसा, ये है हमारा टीयर ड्रॉप। मतलब आपको एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें इसमें दिखेगी अगर है तो। और मॉर्फोलॉजी जो होती है एबनॉर्मल रेड सेल्स की और डब्ल्यूबीसी की, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने आपको रेड सेल्स पढ़ाया था, जब मैंने आपको डब्ल्यूबीसी पढ़ाया था। तो टीयर ड्रॉप क्या होते हैं, सिकल सेल्स क्या होती है, सेल्स कैसे दिखाई देती है, टारगेट सेल कैसे दिखाई देती है, जब सेल हाइपोक्रोमिक होती है या माइक्रोसिटिक होती है या मैक्रोसिटिक होती है, तो आपको कैसे दिखाई देगी। हाइपर सेगमेंटेड है, हाइपर सेगमेंटेड मतलब कि बहुत सारे लॉब्स हैं न्यूट्रोफिल के अंदर, तो आपको कैसे दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे दिखेगी। तो ये आपने स्मीयर बनाकर उसको ऑब्जर्व किया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो रेड सेल है, देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से स्टिक हो गई है। कोइन यानी कि जब आप सिक्के जमा देते हैं तो वैसे दिखाई दे रही है, ये रिलैक्स फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। उसके अलावा कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे ये आपकी प्लेटलेट है, ये सिस्टोसाइट है, ठीक है। और टीयर ड्रॉप मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आपकी टीयर ड्रॉप भी है, इस तरीके की आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। जैसे ये आपका इस तरीके का शेप है रेड ब्लड सेल्स का, ये ऐसा, ये इलेप्टोसाइट है, ठीक है, ये ओवल शेप बना हुआ है इस तरीके से, इलेप्टोसाइट इनको हम कहते हैं। आगे एक और इमेज है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मलेरिया पैरासाइट की ये रिंग शेप है, यहाँ पर पी वाई वैक्स की, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये रिंग बनी हुई है, इस तरीके से ये रिंग बनी हुई है। तो ये पी वाई वैक्स की रिंग बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टारगेट सेल है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर इस तरीके से डॉट लगा हुआ है, तो ये आपकी टारगेट सेल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर सिकल सेल बनी हुई है, ये है आपकी इस तरीके की सिकल सेल। यहाँ पर भी आपको टारगेट सेल दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है आपकी इलेप्टोसाइट, ये है आपकी इलेप्टोसाइट। ये आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये है आपका न्यूट्रोफिल, जिसके अंदर बहुत सारे लॉब हैं, तो इसको हम कहेंगे मल्टी लॉब्ड कंडीशन, मल्टी लॉब्ड कंडीशन या हाइपर सेगमेंटेड वाली कंडीशन। सो ये सारी चीजें आप क्वालिटेटिव भी देख पाएंगे और क्वांटिटेटिव भी देख पाएंगे। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, न्यूट्रोफिल कितनी है, बेसोफिल कितनी है, इओसिनोफिल कितनी है, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट कितनी है। तो ये काउंटिंग मतलब हो गया आपका क्वांटिटेटिव। फिर क्वालिटेटिव आपने देखा, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है। सो ये आप एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी यहाँ पर देख रहे हैं, और नॉर्मल कैसी होती है ये तो हमने देख ही लिया है।
सो ये आप स्मीयर की मदद से देख पाते हैं। तो कैसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, कहाँ से स्मीयर पर, कहाँ पर कौन सी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बस बचा है आपका कि जो रोमेनिवस्किस स्टेन में हम और डिफरेंट टाइप के स्टेनिंग यूज करते हैं। तो जैसे कि लिशमान तो हमने पढ़ ली है, जिम्सा स्टेन और राइट स्टेन, फील्ड स्टेन, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक एक करके हम इनके बारे में भी समझ लेंगे। बाकी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन सभी का इसी तरीके से रहेगा। क्लियर है? सो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।